गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग मॉडर्न फिजिक्स इसके पहले पढ़े थे और मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके बाद डी ब्रागली हाइपोथेसिस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े, जो बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको एक बार ज़रा बुक से भी थारोली स्टडी कर लीजिएगा। अब हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब नई यूनिट लिख लें। नई यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट नंबर 5। ये जो आपकी यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसको हम लोग 4 पार्ट में पढ़ा जाए, 4 चैप्टर में पढ़ा जाए, छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड कर लिया जाए करंट इलेक्ट्रिसिटी को, तो इसकी पढ़ाई इजी हो जाएगी। पहले चैप्टर में हम लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड ओम्स लॉ पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक शेल, और तीसरे चैप्टर में पढ़ा जाए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये वाला जो चैप्टर है आपका चैप्टर 3, ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें आपको जो प्रैक्टिकल कराए जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के, वो प्रैक्टिकल भी मैं बोर्ड पे समझा दूंगा और लैब में इसको करने में आपको आसानी हो जाएगी। और चौथा चैप्टर पढ़ा जाए, हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इस तरह पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी को हमने 4 चैप्टर में डिवाइड कर दिया है और ये यूनिट नंबर 5 है। तो ये छोटे छोटे 4 पार्ट में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड कर दिया ताकि इसकी स्टडी आसान हो जाए। तो इनको एक पेज पर, कॉपी के पहले पेज पर जिसमें आप करंट इलेक्ट्रिसिटी लिखोगे, उसमें इन चैप्टर्स के नाम लिख लें, ठीक है। उसके बाद आज पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड ओम्स लॉ। तो नए पेज से आप पहला चैप्टर लिखें, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड ओम्स लॉ। ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर नंबर 1 है। इसमें पहली हेडिंग लिख लें, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। तो पहले हम लोग ये समझे कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता क्या है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन समझने के पहले आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि जितने भी मटेरियल्स हैं हमारे अर्थ सरफेस पर, उन मटेरियल्स को यदि कंडक्टिविटी के आधार पर डिवाइड किया जाए तो मटेरियल 3 तरह के हैं, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक सेमी कंडक्टर। कंडक्टर हम जनरली उन मटेरियल्स को कहते हैं जिनमें आसानी से करंट का फ्लो हो जाए, जिनके पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा हो, जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम हो, उन्हें कंडक्टर कहते हैं। और जितने भी कंडक्टर्स हैं वो अपने से होकर आसानी से करंट को फ्लो होने देते हैं। वे मटेरियल जिनमें करंट का फ्लो ना हो पाए, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम नहीं के बराबर हो, जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई हो, ऐसे मटेरियल को हम इंसुलेटर कहते हैं, जिनमें करंट का फ्लो नहीं हो सकता, जैसे प्लास्टिक, रबर, वुड, ये सब है। और एक सेमी कंडक्टर है। तो सेमी कंडक्टर वे मटेरियल्स हैं
जिनमें साधारणतया करंट का फ्लो नहीं हो सकता। नॉर्मली यदि उनको देखा जाए तो वे इंसुलेटर जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन कुछ विशेष स्थिति में वो कंडक्टर जैसा बिहेव करते हैं। ऐसे मटेरियल को सेमीकंडक्टर कहते हैं। हम लोगों का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड ओम्स लॉ, इस चैप्टर में हम लोग केवल कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी वे मटेरियल जिनमें करंट का फ्लो ईजिली हो जाए, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और जिनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, यानी आसानी से जो करंट को पास होने देते हैं, उनको हम कंडक्टर कहते हैं। और उन्हीं का मटेरियल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाई होगी। तो यानी कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड ओम्स लॉ, ये बेसिकली कंडक्टर्स के लिए है। और आप जानते हो कि जितने भी मेटल हैं वही लगभग कंडक्टर हैं। नियरली देखा जाए तो जितने मेटल हैं वही कंडक्टर हैं। तो चूंकि ये चैप्टर कंडक्टर से रिलेटेड है और मेटल ही कंडक्टर हैं, यानी ये भी कह सकते हो कि इस चैप्टर में जो भी प्रॉपर्टी, जो भी घटनाएं पढ़ी जाएंगी वो मेटल से ही रिलेटेड पढ़ी जाएंगी। तो मेटल से रिलेटेड ही ये चैप्टर है, कंडक्टर से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या है, इसके पहले थोड़ा सा हम लोग मेटल की एक जनरल बात समझें जो मेटल्स के भीतर देखने को मिलती है। मान लीजिए ये किसी मेटल का एक पीस है। सपोज कर लीजिए कि ये कॉपर का मेटल है, कॉपर का मेटल पीस है। तो यदि ये मेटल का प्लेट कॉपर का है, मेटल का पीस कॉपर का है, प्लेट पीस कॉपर का है, तो इसमें जितने भी एटम्स होंगे सब कॉपर के होंगे। मान लिया हमने कि ये कॉपर का एक प्लेट है, तो इसमें जितने भी एटम होंगे सब कॉपर के होंगे। और आप जानते हो कि एक ही मेटल के अंदर जितने भी एटम होते हैं सबका फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टी, शेप, साइज सब एक जैसा होता है। तो किसी एक एटम के कैरेक्टर के विषय में हम लोग जान लें तो वही कैरेक्टर सारे एटम का होगा। अब कॉपर के इस एटम को आप लें तो इस एटम के बीच में न्यूक्लियस होगा जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इस एटम के चारों तरफ सेल्स हैं, एनर्जी सेल्स हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक, तो जितने भी मेटल हैं हम लोग जानते हैं कि लगभग जितने भी पीरियोडिक टेबल में मेटल हैं उन मेटल के आउटर मोस्ट सेल में नॉर्मली 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने भी मेटल हैं, चाहे सिल्वर ले लीजिए, चाहे गोल्ड ले लीजिए, चाहे कॉपर ले लीजिए, चाहे जिंक ले लीजिए, जितने भी मेटल हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी सेल में जनरली 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आउटर मोस्ट सेल के जो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो चूंकि न्यूक्लियस से काफी दूर होते हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम काम करता है। यही वजह है कि कहीं बाहर से यदि थोड़ी भी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन पा गए तो ये एटम को छोड़कर बाहर निकल आते हैं। ये एटम को छोड़कर बाहर निकल आते हैं, और जब ये एटम को छोड़कर बाहर निकल आते हैं तो एटम के किसी रूल रेगुलेशन का इन पर कोई असर नहीं होता है। इसीलिए इन इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये एटम के सारे रूल रेगुलेशन से फ्री हो गए। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करके और यदि एटम से बाहर निकल गया तो उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री इसलिए हो गया कि ये एटम से बाहर निकल चुका है, इस पर एटम के किसी रूल रेगुलेशन का कोई असर नहीं है। अब ये बाहर से एनर्जी पाते कहाँ से हैं? जैसे मान लीजिए हमारे कमरे में तमाम मेटल्स लगे हुए हैं, दरवाजे की हैंडल लगी हुई है, या जहीं भी मेटल है, सराउंडिंग से वो एनर्जी ले लेते हैं और सराउंडिंग से एनर्जी लेकर अपने एटम के आउटर मोस्ट सेल छोड़कर बाहर निकल आते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर यह घटना होती है, बहुत कम टेम्परेचर पर भी यह घटना होती है। इसलिए कहीं भी आपके घर में यदि मेटल का कोई सामान लगा हुआ है तो उसके अंदर जितने भी एटम होंगे सबके लगभग आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकले होंगे नॉर्मल टेम्परेचर पर। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ के बाहर आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन मेटल को छोड़कर बाहर नहीं जा पाते,
और मेटल के भीतर ये जो दो एटम के बीच गैप है, एम्प्टी स्पेस है, जिसको इंटर एटॉमिक स्पेस कहते हैं, इसी गैप में ये रैंडम मोशन करते रहते हैं। अब चूंकि हम इसी एटम की बात कर रहे थे, तो इस एटम से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकल गया एक या दो, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से तो निकल गया लेकिन मेटल से बाहर नहीं निकल पाता, और एटम के बीच जो इंटर एटॉमिक स्पेस है, जो दो एटम के बीच गैप है, उन्हीं गैप में ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करने लगते हैं। और रैंडम मोशन जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन इधर गया, फिर टकराया, फिर इधर आया, फिर टकराया, इधर आया, इस तरह से ये रैंडम मोशन करने लगते हैं। ये जो रैंडम मोशन करते हैं, इनकी भी स्पीड लगभग 10⁶ मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है, और ये जिस वेलोसिटी से रैंडम मोशन करते हैं उसको थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये हाई स्पीड से इसी मेटल के भीतर ये मोशन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आप देख रहे हो कि इस मेटल के भीतर बहुत हाई स्पीड यानी 10⁶ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहे हैं। तो जब इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉनों में एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जेटिक है और बहुत ज्यादा एनर्जी लेकर अपने साथ रैंडम मोशन मेटल के भीतर करते रहते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बहुत हाई, सोच लीजिए 10⁶ मीटर पर सेकेंड यानी 1000 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड होती है इन इलेक्ट्रॉन में, यानी ये इलेक्ट्रॉन लगभग एक सेकेंड में 1000 किलोमीटर जा सकता है। अब आप खुद सोच सकते हो कि यदि कोई पार्टिकल एक सेकेंड में 1000 किलोमीटर जाता है तो उसके अंदर कितनी बड़ी मात्रा में एनर्जी सेव होगी, कितनी अपार एनर्जी का भंडार उसके अंदर है, आप कल्पना कर सकते हो। तो ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, लाखों करोड़ों, ये बड़े एनर्जी के भंडार हैं और बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने अंदर लेके मेटल के भीतर रैंडम मोशन करते रहते हैं। चूंकि जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करता है और एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ मेटल के भीतर एनर्जी का भी रैंडम फ्लो हो रहा है। और एनर्जी का जब रैंडम फ्लो मेटल के भीतर हो रहा है तो उस एनर्जी का यूज हम अपने लिए नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में कोई भी एनर्जी हो, यदि वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो नहीं कर रही है, रैंडम फ्लो कर रही है, तो उस एनर्जी का किसी भी बाहरी काम के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपार एनर्जी के भंडार हैं, लेकिन मेटल में रैंडम मोशन करने के कारण इनके साथ जो एनर्जी का फ्लो है वह भी रैंडम हो रहा है मेटल के भीतर, इसलिए ये एनर्जी हमारे लिए किसी काम की नहीं है। अब क्या किया गया कि एक मेटल का पीस लेकर उसके दोनों एंड को बैटरी के दो टर्मिनल से जोड़ दिया गया। जैसे मान लीजिए ये मेटल का पीस है, इसका एक एंड है ए और एक एंड है बी। अब क्या किया गया कि इस मेटल के दोनों एंड को किसी बैटरी के दो टर्मिनल से जोड़ दिया गया। मान लीजिए मेटल का एंड ए एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और मेटल का जो दूसरा एंड बी है उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया। ज्यों ही मेटल के दोनों एंड को बैटरी के दो टर्मिनल से जोड़ा गया, बैटरी ने क्या किया, मेटल के दोनों एंड के पोटेंशियल में डिफरेंस कर दिया। अब ये जितने वोल्ट की बैटरी है उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर देगी। यदि ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो मेटल के दोनों एंड के पोटेंशियल में डिफरेंस भी 12 वोल्ट हो जाएगा। यदि 20 वोल्ट की बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी मेंटेन हो गया। तो जो ही इस मेटल को के दोनों एंड को बैटरी के दो टर्मिनल से जोड़ा गया, बैटरी ने क्या किया, मेटल के दोनों एंड के पोटेंशियल में डिफरेंस कर दिया, और मेटल के दोनों एंड के पोटेंशियल में ज्यों ही डिफरेंस मेंटेन हुआ, अपने आप पूरे मेटल के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, जिसका डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। कंडक्टर का जो एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसी का पोटेंशियल हाई होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसका पोटेंशियल लो होता है। तो जो ही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हुआ, मेटल के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, जिसका डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर है। अब जब मेटल के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया तो इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगने लगता है,
और ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मोशन करने लगते हैं, यूनिडायरेक्शनल मोशन करने लगते हैं। और जब सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन यूनिडायरेक्शनल मोशन करने लगते हैं तो इनके साथ जो एनर्जी का भी फ्लो है वह भी यूनिडायरेक्शनल होने लगता है, और तब इस एनर्जी का यूज हम वेरियस वर्क में कर लेते हैं। तो अब इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होने लगा, तो किसी भी कंडक्टर में यदि इलेक्ट्रॉन या किसी भी चार्ज पार्टिकल का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होने लगे तो इसी घटना को इलेक्ट्रिक कंडक्शन कहते हैं। हम ये कहते हैं कि कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो रहा है। तो यदि आपसे एक लाइन में इलेक्ट्रिक कंडक्शन का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप शॉर्ट में बता सकते हैं कि द फिनोमेनन ऑफ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्शन। यानी किसी भी मटेरियल में, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, और कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे कोई आयंस हो, यदि यूनिडायरेक्शनल मोशन कर रहे हैं उस मटेरियल के भीतर तो ये कहा जाता है कि इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो रहा है। तो द फिनोमेनन ऑफ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मटेरियल और कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्शन। यानी कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो रहा है, और जब इलेक्ट्रिक कंडक्शन होने लगा तो इनके साथ जो बड़ी मात्रा में एनर्जी चल रही है उसका यूज हम वेरियस वर्क में कर सकते हैं। ठीक, अब वे चार्ज पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनके यूनिडायरेक्शनल फ्लो के कारण इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो रहा है, उन्हीं को हम करंट कैरियर्स कहते हैं। करंट कैरियर्स। तो यदि आपसे पूछा जाए करंट कैरियर्स क्या है तो बता दीजिए दोज चार्ज पार्टिकल्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन आर कॉल्ड करंट कैरियर। अब जैसे सॉलिड्स में करंट कैरियर का काम फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, लिक्विड्स और गैसेस में करंट कैरियर्स का काम पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस करते हैं। तो आपसे यदि करंट कैरियर का डेफिनेशन पूछा जाए तो बता ही दिया हमने कि वे चार्ज पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको हम करंट कैरियर कहते हैं। सॉलिड्स में करंट कैरियर का काम फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, और लिक्विड्स में करंट कैरियर का काम पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस करते हैं। ठीक है, तो ये रहा इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में इलेक्ट्रिक कंडक्शन कैसे होता है, यदि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करने को आए तो जैसे हमने बताया है वो सारी चीज लिख दीजिएगा। सॉलिड में इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो गया। अब सॉलिड्स में जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो रहा है उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, उन टर्म्स को पहले समझिए। उन टर्म्स को पहले समझिए। जैसे इसमें पहला टर्म लिख लीजिए मीन फ्री पाथ। दूसरा टर्म पढ़ा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। तीसरा टर्म पढ़ा जाता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और चौथा टर्म पढ़ा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पांचवा टर्म इलेक्ट्रिक करंट। छठवां टर्म मोबिलिटी। और सातवां टर्म करंट डेंसिटी। इतने टर्म्स आपको पढ़ने हैं। ठीक, रिलैक्सेशन टाइम को डिनोट करते हैं लैम्डा से। मीन फ्री पाथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से। रिलैक्सेशन टाइम को डिनोट करते हैं टाउ से। आरएमएस वेलोसिटी को डिनोट करते हैं वी आरएमएस से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट करते हैं वीडी से। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं आई से। मोबिलिटी को डिनोट करते हैं म्यू से। करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल जे से। तो इतने सारे टर्म आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक कंडक्शन में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सॉलिड हमें विश्वास है समझ में आ गया होगा
कि सॉलिड्स में इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता कैसे है और क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉनों के साथ कि हम कहने लगते हैं कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन होने लगा। अब इलेक्ट्रिक कंडक्शन से रिलेटेड ये जो टर्म हमने लिखे हैं इन एक एक टर्म के बारे में पढ़िए। मान लो कि ये एक कंडक्टर है, इसके दो एंड को हमने बैटरी के दो टर्मिनल से जोड़ दिया। एक एंड का नाम हम ए रख ले रहे हैं, दूसरे एंड का नाम हम बी रख ले रहे हैं और इन दोनों एंड को बैटरी के दो टर्मिनल से जोड़ दिया। तो हमने अभी आपको बताया है कि ज्यों ही कंडक्टर के दोनों एंड को आप बैटरी के दो टर्मिनल से जोड़ोगे, बैटरी कंडक्टर के दोनों एंड के पोटेंशियल में डिफरेंस मेंटेन कर देगी, जिससे पूरे कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। और जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है सब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मोशन करने लगेंगे। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मोशन कर रहा है। आप जैसा कि जानते हो ये मेटल का तार है, मेटल का पीस है, तो इसमें सब मेटल के एटम होंगे। मान लीजिए एक एटम मेटल का यहां है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा तो मेटल के एटम से टकराएगा और टकरा के ये ऐसे आगे मूव करके आगे की तरफ, और यहां फिर एक एटम है, इससे इसकी टक्कर हो गई। तो लगातार दो कोलिजन के बीच, मान लो एक कोलिजन इलेक्ट्रॉन का यहां हुआ, इसके जस्ट बाद एक कोलिजन यहां हुआ। लगातार दो कोलिजन के बीच इलेक्ट्रॉन को जितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। यानी रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन मीन फ्री पाथ कहते हैं। यानी मीन फ्री पाथ का डेफिनेशन दे सकते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो लगातार कोलिजन के बीच, दो लगातार टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है उसी को मीन फ्री पाथ कहते हैं और मीन फ्री पाथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से। क्लियर? अब आइए रिलैक्सेशन टाइम पर। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का एक कोलिजन यहां हुआ और दूसरा कोलिजन यहां हुआ। लगातार दो कोलिजन के बीच जो टाइम लगता है उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। दो लगातार कोलिजन के बीच जितना समय लगा उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक? हाँ, एक चीज यहां पर आप जान लीजिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मोशन करता है तो हर कोलिजन के बीच टाइम इंटरवल सेम नहीं होता। मान लीजिए इस कोलिजन के बीच टाइम लगा τ1, फिर इलेक्ट्रॉन यहां आया, यहां एक कोलिजन हुआ, इस कोलिजन के बीच टाइम लगा τ2, फिर इलेक्ट्रॉन इधर गया, यहां कोलिजन हुआ, इस कोलिजन में टाइम लगा τ3, फिर यहां आया और यहां कोलिजन हुआ, इस कोलिजन में टाइम लगा τ4। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में एक एंड से दूसरे एंड की तरफ चलता है तो हर कोलिजन के बीच जो टाइम लगता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। हर कोलिजन के बीच लगने वाला टाइम सेम नहीं होता है। किसी कोलिजन में थोड़ा कम टाइम लगता है, किसी कोलिजन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। मान लीजिए इस कोलिजन में टाइम लगा τ1, इसमें τ2, इसमें τ3, इसमें τ4, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन चलता गया। अब जब हर कोलिजन में लगने वाला टाइम डिफरेंट है तो पूछा जाए तब रिलैक्सेशन टाइम कैसे निकलेगा? तो क्या किया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन का n डायरेक्शन में कोलिजन लिया जाता है और हर कोलिजन का जो टाइम है उसको लेकर एवरेज निकाल दिया जाता है। तो मान लीजिए एक कोलिजन का टाइम है t1, दूसरे कोलिजन का टाइम है τ2, तीसरे का τ3, ऐसे n कोलिजन का टाइम लेकर उनका आप एवरेज निकाल दीजिए, वही रिलैक्सेशन टाइम हो जाता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि जब हर कोलिजन का टाइम सेम नहीं है तो फिर हमसे पूछा जाए कि रिलैक्सेशन टाइम कितना होता है, तो हम बताएंगे कौन सा। तो उसका सबसे सरल उपाय है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन का n डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करो और हर कोलिजन के बीच का टाइम τ1, τ2, τ3 निकाल लीजिए और फिर उसका बाद में एवरेज निकाल दो, रिलैक्सेशन टाइम निकल जाएगा। अब तीसरा आता है RMS वेलोसिटी। चूंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के भीतर जब मोशन कर रहा है तो बार बार टक्कर हो रही है, बार बार इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बार बार इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो कंडक्टर के भीतर फ्री इलेक्ट्रॉन जब मोशन कर रहा है तो मोशन करते समय लगातार एटम से टकराता रहता है और जितनी बार एटम से टकराता है
उतनी बार इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज होता जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी लगातार चेंज होती जाती है तो पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो हमें वहाँ पर एक ही उपाय है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का एवरेज बता दें। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आप अपने कॉलेज से घर जाते हो, तो कॉलेज से जब घर आप स्कूटी से या साइकिल से जाते हो तो पूरी जर्नी में आपकी स्पीड एक जैसी नहीं रहती, कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसे वेरिएबल स्पीड से आप घर पहुंचते हो। तो आपके घर पूछा जाए कि किस स्पीड से आए हो, तो वहाँ सिर्फ आप अपनी एवरेज स्पीड बता सकते हो। और इतना ही, स्पीड की ही नहीं, फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी यदि वेरिएबल है, चेंज हो रही है, तो हमसे उसकी जब भी वैल्यू पूछी जाएगी तो हम लोगों को उसकी एवरेज वैल्यू या इंस्टेंटेनियस बताना चाहिए। तो यहाँ चूंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछी जाए तो हम एवरेज ही बताएंगे। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का जो एवरेज निकाला जाएगा उसे आरएमएस वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि ये एवरेज एक स्पेशल तरीके से निकाला गया है। जो एवरेज स्पीड हम लोग निकालते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उस तरीके से एवरेज स्पीड नहीं निकाला गया है, इसलिए इस एवरेज स्पीड का नाम आरएमएस वेलोसिटी है। आरएमएस वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है कि एक इलेक्ट्रॉन का n डायरेक्शन में मोशन ले लीजिए और हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, ठीक, मान लीजिए यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1, फिर v2, फिर v3, फिर v4, तो हर वेलोसिटी का स्क्वायर करिए। n डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लीजिए और सारे वेलोसिटी का स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर करने के बाद इन सभी वेलोसिटी का एवरेज निकालिए और एवरेज निकालने के बाद रूट निकालिए। इसी को आरएमएस वेलोसिटी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम रूट मीन स्क्वायर, यानी वेलोसिटी का स्क्वायर करना है, स्क्वायर के बाद उसका मीन निकालना है, मीन के बाद उसका रूट निकालना है, इसी को आरएमएस वेलोसिटी कहते हैं। आरएमएस वेलोसिटी की वैल्यू एक और तरीके से निकाली गई है, 3kT/m। इस फार्मूला से भी इलेक्ट्रॉन की आरएमएस वेलोसिटी निकाली जाती है। यहां पर आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन की आरएमएस वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ये याद रखना, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, यानी ये डिग्री सेल्सियस में नहीं है, ये केल्विन में है। तो जहां भी फार्मूला में टेम्परेचर कैपिटल टी से लिखा जाए वहां पे टेम्परेचर केल्विन में लेना होता है। यदि क्वेश्चन में टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में बदल लेंगे हम। तो यहां से इस इक्वेशन से एक बात तो क्लियर है कि यदि हम मेटल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटल के भीतर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी आरएमएस वेलोसिटी बढ़ेगी, और यदि हम मेटल का टेम्परेचर कम करेंगे तो मेटल के भीतर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी आरएमएस वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, Vrms1 अपॉन Vrms2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो मेटल के टेम्परेचर का रेशियो ये है, तो उनके भीतर फ्री इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का रेशियो बताइए। या किसी मेटल का टेम्परेचर इतना रखने पर उसके फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी है, यदि टेम्परेचर इतना कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताइए। तो इस तरह के छोटे से क्वेश्चन इससे लग जाते हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी मेटल का टेम्परेचर जितना ही हम बढ़ाएंगे उसके भीतर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेलोसिटी उतनी ही बढ़ेगी, और मेटल का टेम्परेचर हम जितना ही कम करेंगे उसके भीतर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। तो आपको हमने बताया मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, आरएमएस वेलोसिटी। अब इसमें एक छोटी सी चीज, आरएमएस वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में रिलेशन, तो रिलेशन जान लीजिए, आरएमएस वेलोसिटी इज इक्वल टू मीन फ्री पाथ अपॉन रिलैक्सेशन टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन आरएमएस वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, या आरएमएस वेलोसिटी एंड मीन फ्री पाथ, या मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो ये मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम के बीच रिलेशन पूछा जाए तब भी ये बताइए।
आरएमएस वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम के बीच रिलेशन पूछा जाए तब भी ये बताइए। आरएमएस वेलोसिटी और मीन फ्री पाथ के बीच रिलेशन पूछा जाए तब भी ये बताइए। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस रिलेशन को भी आप याद रखिएगा, आगे इसकी और इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब अगला आपका है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो अगली हेडिंग आप डाल लें ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते किसे हैं। मान लीजिए ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के दोनों एंड को आपने बैटरी के दो टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। तो ज्यों ही बैटरी के टर्मिनल से आप कंडक्टर को कनेक्ट करोगे, बैटरी कंडक्टर के दोनों एंड के पोटेंशियल में डिफरेंस कर देगी और जिससे कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अब इसके भीतर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अपोजिट फोर्स लगाएगी और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मोशन करने लगेगा। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से मोशन स्टार्ट किया यू वेलोसिटी से, तो चूंकि इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से फोर्स लगाए हुए है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा हुआ है, तो आप जानते हो ये बात कि किसी भी पार्टिकल पर यदि बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया गया है तो जितने देर तक उस पार्टिकल पे फोर्स लगेगा उतने देर तक उसका मोशन एक्सेलरेटेड होगा, यानी उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होती जाएगी, स्पीड लगातार उसकी चेंज होती जाएगी। तो यहां पर आप फिगर में ही देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाया है, तो जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा त्यो इलेक्ट्रॉन में एक्सीलरेशन आ गया और जब इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन आ गया तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो मान लो यू वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ने मोशन स्टार्ट किया तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, एक्सेलरेशन के कारण इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी और जब इलेक्ट्रॉन का दूसरा कोलिजन हुआ तो इसकी स्पीड यू से बढ़कर वी हो गई और इन दोनों कोलिजन के बीच मान लीजिए टाइम लग गया टाउ। ठीक, तो लगातार जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन चला था यू वेलोसिटी से और इस कोलिजन तक आते आते इसकी वेलोसिटी यू से बढ़कर भी हो गई, तो यानी इलेक्ट्रॉन ने वेलोसिटी गेन किया। तो लगातार दो कोलिजन के बीच इलेक्ट्रॉन जितनी वेलोसिटी गेन करता है उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो कितनी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन गेन किया, v माइनस यू, तो यही v माइनस यू ही क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन चूंकि हर कोलिजन में कहानी सेम नहीं होती है, मान लीजिए इस कोलिजन में u1 स्पीड से चला और यहां आते आते स्पीड v1 हो गई, रिलैक्सेशन टाइम τ1 है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से इधर चला तो इस कोलिजन की इनिशियल वेलोसिटी है u2, यहां पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी हो गई v2, रिलैक्सेशन टाइम है t2, एक्सीलरेशन तो वही है, फिर ऐसे ही एंड सो ऑन। तो चूंकि हर कोलिजन में इलेक्ट्रॉन द्वारा गेन की गई वेलोसिटी सेम नहीं होती है, इसलिए जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना हो तो एक इलेक्ट्रॉन का n डायरेक्शन में कोलिजन लेते हैं और हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन द्वारा गेन वेलोसिटी निकालकर उसका एवरेज निकालते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल जाती है। जैसे मान लीजिए अब चूंकि यहां इलेक्ट्रिक फोर्स लगा है, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, इसलिए कुछ भी निकालना हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन से ही निकलेगा। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट कोलिजन के लिए लगाइए, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फर्स्ट कोलिजन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये हो जाएगा v1 फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी u1 है, तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए τ1 क्योंकि टाइम τ1 है। अब इसको इधर कर दीजिए तो v1 माइनस u1 इज इक्वल टू ए τ1, यानी पहले कोलिजन में इलेक्ट्रॉन ने इतनी वेलोसिटी गेन की, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी v d1 इज इक्वल टू ए τ1। सेम एज
फॉर अदर कोलिजन्स, अब दूसरे कोलिजन के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी टू हो जाएगी ए टाउ टू, फिर तीसरे कोलिजन के लिए वी थ्री इक्वल टू ए टाउ थ्री, ठीक ना। ऐसे एन कोलिजन के लिए निकाल लीजिए। अब यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी हो तो इन सभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एवरेज निकाल दीजिए, वी डी वन प्लस वी डी टू प्लस वी डी एन अपॉन एन। अब वी डी वन कितना है, ए टाउ वन, वी डी टू है ए टाउ टू, वी डी एन है ए टाउ एन अपॉन एन। सब में ए कॉमन हो जाएगा और ये बच जाएगा टाउ वन प्लस टाउ टू डॉट 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 टाउ एन अपॉन एन। अब इसको अभी पढ़े हो कि टाउ वन टाउ टू एन डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो गया। अब इस रिलेशन की जगह फोर्स अपॉन मास रख सकते हो, तो चूंकि यहां इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है एफ ई आई इंटू टाउ। अब आप जानते हो एफ इक्वल टू क्यू ई होता है, लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज ई है, इसलिए क्यू ई की जगह ई लिख देंगे अपॉन एम इंटू टाउ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है, ठीक। यदि मान लीजिए कंडक्टर की लेंथ एल है और पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो आप एक फार्मूला जानते हो कि E इज इक्वल टू वी बाई डी यानी वी बाई एल। यदि यही E की वैल्यू यहाँ वाली यहाँ रख दिया जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। तो इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो फार्मूले आपको मिल गए, एक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला जब भी पूछा जाए तो इन दोनों में से कोई बता दीजिए। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में बताना है तो इसे बता दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में बताना है तो इसको बता सकते हो। तो ये रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला डिराइव कर दिया हमने, ठीक। अब अगली हेडिंग लिख लें मोबिलिटी। देखिए मोबिलिटी होती क्या है। मोबिलिटी का सीधा डेफिनेशन है कि द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को मोबिलिटी कहते हैं। यदि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी रख दो ई टाउ अपॉन एम, आई इंटू ई है यहाँ, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हो गई ई टाउ अपॉन एम। तो यदि मोबिलिटी का डेफिनेशन लिखने को आए तो लिख दीजिए कि द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। और यदि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी स्पेशली निकालने को आती है तो ई टाउ अपॉन एम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम और इलेक्ट्रॉन का मास। तो ये आपकी हेडिंग मोबिलिटी भी खत्म हो गई, ठीक। अब अगली हेडिंग है इलेक्ट्रिक करंट। तो आप इसका डेफिनेशन पढ़े हो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इट इज डिनोटेड बाई आई, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी क्यू बाई टी। अब आई की यूनिट होती है कूलम पर सेकेंड, या इसको एसआई में एम्पियर कहते हैं। एक और यूनिट होती है इसकी, ये एमकेएस सिस्टम की यूनिट है, और एक होती है बायोट, ये सीजीएस यूनिट है। और 1 बायोट इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 एम्पियर, अरे 10 एम्पियर, ठीक। दूसरी चीज, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करती है, ठीक है।
ये स्केलर क्वांटिटी वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करती। लेकिन यहां पर एक कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट का पूछा जाता है, तो देखिए करंट पॉजिटिव चार्ज के यूनिडायरेक्शनल मोशन के कारण भी फ्लो करता है और नेगेटिव चार्ज के यूनिडायरेक्शनल मोशन के कारण भी फ्लो करता है। एक चीज दिमाग से निकाल देना कि करंट केवल फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो करता है, तो ऐसा नहीं है। करंट का फ्लो दुनिया के किसी भी चार्ज पार्टिकल के कारण, किसी भी आयंस के कारण हो सकता है, बस उस आयन या चार्ज पार्टिकल का यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो। तो यदि कहीं किसी सिस्टम में पॉजिटिव पार्टिकल यूनिडायरेक्शनल मोशन कर रहे हैं, तो उनके ड्यू टू करंट का डायरेक्शन वही होगा जिधर पॉजिटिव पार्टिकल मूव कर रहे हैं। और यदि कहीं नेगेटिव पार्टिकल मोशन कर रहे हैं, तो उनके ड्यू टू जो करंट का डायरेक्शन होगा उनके मोशन के अपोजिट, यानी द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। यानी नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो करेगा, करंट उसके अपोजिट होगा, और पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करेगा, करंट उसके डायरेक्शन में होगा। यहां पर एक छोटी सी बात और आपको हम बता दें कि इलेक्ट्रिक करंट का ये जो फॉर्मूला हमने लिखा I = Q/T, ये केवल आप तभी यूज कर सकते हो जब किसी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड फ्लो होने वाले चार्ज का अमाउंट सेम हो। मान लीजिए कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया, उस क्रॉस सेक्शन से पहले सेकंड में जितना चार्ज फ्लो हुआ, दूसरे सेकंड भी उतना ही, तीसरे सेकंड भी उतना ही, चौथे सेकंड भी उतना ही, तब करंट इस फार्मूले से निकलेगा। लेकिन यदि किसी कंडक्टर का कोई हमने क्रॉस सेक्शन लिया और उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड फ्लो होने वाले चार्ज का अमाउंट सेम नहीं है, तो वहां पर हम एवरेज करंट निकालते हैं। तब उसका फार्मूला हो जाता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। और यदि करंट किसी कंडक्टर में पर्टिकुलर टाइम पर पूछ दिया जाए, जिसे हम इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब कि किसी कंडक्टर में किसी पर्टिकुलर टाइम पर करंट पूछी जाए। जैसे मान लीजिए किसी कंडक्टर में हमने पूछ दिया कि चौथे सेकंड करंट बताइए, दूसरे सेकंड करंट बताइए, तो जब किसी पर्टिकुलर टाइम पर करंट पूछी जाए तो उसको इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। और इंस्टेंटेनियस करंट का फार्मूला है dQ/dt, यानी आप चार्ज को टाइम के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, करंट निकल जाएगा। ठीक, तो जब किसी कंडक्टर के किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पर सेकेंड फ्लो करने वाले चार्ज का अमाउंट सेम है, तब करंट इससे निकालना। और यदि किसी कंडक्टर के किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से फ्लो करने वाले चार्ज का अमाउंट सेम नहीं है, यानी पहले सेकेंड दूसरा किसी और अमाउंट का चार्ज फ्लो कर रहा है, दूसरे सेकेंड किसी और अमाउंट का चार्ज फ्लो कर रहा है, तीसरे सेकेंड किसी और अमाउंट का चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ऐसा केस जहां भी आए वहां पर आपसे या तो करंट की एवरेज वैल्यू पूछी जाती है या इंस्टेंटेनियस पूछी जाती है। तो इससे एवरेज और इससे इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हो। तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग खत्म हो गया। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगली हेडिंग लिख लें, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपका ये कंडक्टर है, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। ये कंडक्टर है जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ एल है। और इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन है। यहां ध्यान देना, यहां एन पूरे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है। N is the number of free electrons in unit volume of conductor, यानी कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये। अब इस कंडक्टर के दोनों एंड को हमने एक बैटरी के दो टर्मिनल से जोड़ दिया।
अब जब जोड़ दिया तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा और सारे फ्री इलेक्ट्रॉन यूनिडायरेक्शनल मोशन करने लगेंगे और पूरी सर्किट में करंट का फ्लो होने लगेगा। ठीक, और करंट इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो कर रहे हैं करंट का फ्लो उसके अपोजिट होगा। अब इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ एल है, तो कंडक्टर का वॉल्यूम कितना हुआ? द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एल होगा। और हमने बताया कि एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर की एक वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है और कंडक्टर का वॉल्यूम है एल, तो पूरे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर हो जाएगा एन ए एल, इतने इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम जानते हैं कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ई और पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है एन ए एल, तो टोटल चार्ज फ्लोइंग इन कंडक्टर हो जाएगा एन ए एल ई। कंडक्टर में इतने चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो करेगी? करंट इन कंडक्टर I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी, तो Q की वैल्यू है एन ए एल ई, तो एन ए एल ई अपॉन टी। अब चूंकि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कंडक्टर एक एंड से दूसरे एंड तक एल डिस्टेंस कवर करता है और चूंकि करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी ड्रिफ्ट ही होती है, इसलिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये वैल्यू रख दीजिए। तो I इज इक्वल टू एन ए एल ई अपॉन एल अपॉन वी डी, एल से एल कट गया तो I इज इक्वल टू हो गया एन ई ए वी डी। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो इसको याद रखिए, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका यूज बहुत ज्यादा है। तो ये रहा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अगली हेडिंग लिखिए, करंट डेंसिटी। अगली हेडिंग है करंट डेंसिटी। देखिए, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इस कंडक्टर में करंट आई है, तो इस कंडक्टर की करंट डेंसिटी पूछी जाए तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू होता है करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी करंट थ्रू यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय J, तो J इज इक्वल टू हो जाएगा I बाई ए। अब करंट डेंसिटी की यूनिट देखिए, I की यूनिट होती है एम्पियर, A की पर मीटर स्क्वायर। दूसरा, J इज प्योर वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी प्योर वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी का एक और फार्मूला लिख सकते हो, चूंकि J इज इक्वल टू है I बाई ए, और अभी हम पढ़े हैं I का फार्मूला एन ई ए वी डी अपॉन ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एन ई वी डी ये करंट डेंसिटी का फार्मूला है, फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी द्वारा दिया गया। तो यदि आपसे कहा जाए करंट डेंसिटी निकालने के लिए, तो इससे तो निकलता ही है, इससे भी निकलता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पर करंट डेंसिटी पर आते हैं। तो इस तरह इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सॉलिड्स
या इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन मेटल आपको बताया गया और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आपको बताए गए, जिनको आप कायदे से नोट में लिख लीजिएगा। इनका एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन याद रखिएगा। अब इस चैप्टर की अगली हेडिंग लिखिए ओम्स लॉ, जो आप हाई स्कूल में पढ़े हो। आप हाई स्कूल में पढ़े हो ओम्स लॉ, तो अगली हेडिंग लिख लीजिए ओम्स लॉ। जैसा कि आप जानते हो कि ओम साहब ने बताया था कि यदि किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट में कोई चेंज न किया जाए तो उस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। या यहाँ पर प्रोपोर्शनल की जगह इज इक्वल टू लगाओगे तो कांस्टेंट आर लग जाएगा। यहाँ से आर इज इक्वल टू लिख सकते हो वी बाई आई। आर को हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये ओम्स लॉ यदि आ जाए लिखने के लिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब इसमें एक और चीज पूछा जाता है कि एक्सप्लेन ओम्स लॉ फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी। ओम्स लॉ को फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी से एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए ओम्स लॉ को हम फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी से कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो अगली हेडिंग लिख लें एक्सप्लेनेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी। देखिए जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसके यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। अब इस कंडक्टर को हमने एक बैटरी के दो टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब जब जोड़ देंगे तो आपको बताया गया है कि बैटरी कंडक्टर के दोनों इनके पोटेंशियल में डिफरेंस कर देगा, जिससे पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलने लगेंगे और पूरे सर्किट में करंट का फ्लो होने लगेगा। अभी आपको बताया गया है कि I इज इक्वल टू होता है NEAVD और VD का फार्मूला बताया हूं EV टाउ अपॉन ML। ये फार्मूला पढ़े हो, ये भी पढ़े हो, तो यहां लिख सकते हो वी नो दैट। ठीक, अब क्या कीजिए कि VD की ये वैल्यू यहीं पे पुट कर दीजिए। तो I इज इक्वल टू NEA इंटू EV टाउ अपॉन ML। अब ये हो जाएगा I इज इक्वल टू NE स्क्वायर AV टाउ अपॉन ML। अब V को इधर कर दीजिए, तो ये हो गया I बाई V इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टाउ अपॉन ML, या V बाई I इज इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। अब यदि कंडक्टर की फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहे, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, यदि कंडक्टर की फिजिकल स्टेट कांस्टेंट कर दिया जाए तो ये टोटल कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें m और e तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, बाकी जो चार बचे 1 2 3 4 ये फिजिकल स्टेट कांस्टेंट कर देने सब कांस्टेंट हो जाएंगे। यानी V इज आई इज इक्वल टू कांस्टेंट या V बाई आई इज इक्वल टू R। अब इन दोनों की तुलना कीजिए तो जहां R हमने किसकी जगह लिखा है ML अपॉन
NE² A टाउ, और V/I इज इक्वल टू R, यही ओम्स लॉ है। और ये रेजिस्टेंस का फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी द्वारा दिया गया फार्मूला है, इसका बहुत ज़्यादा यूज है न्यूमेरिकल में। तो इस तरह से यदि आपको आ जाए कि एक्सप्लेन ओम्स लॉ फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी, तो ये दो इक्वेशन आप जानते हो, इन्हीं को सॉल्व करके आसानी से प्रूफ कर सकते हो। अगली हेडिंग लिखिए, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, तो सीधा सा देख लो, वे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको ओमिक कंडक्टर कहते हैं, वे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उन्हें नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। ओमिक कंडक्टर जितने हैं उनके लिए V और I के बीच ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है, और जितने नॉन ओमिक कंडक्टर हैं उनके लिए V और I के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो ओमिक और नॉन ओमिक की यही पहचान है कि जितने भी ओमिक कंडक्टर्स हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उन कंडक्टर्स के लिए V और I के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है जो ओरिजिन से पास करता, और वे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको नॉन ओमिक कहते हैं, और नॉन ओमिक जितने कंडक्टर हैं उनके लिए V और I के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। ओमिक कंडक्टर के एग्जाम्पल में जनरली ऑल मेटल्स आ जाएंगे, और नॉन ओमिक कंडक्टर के एग्जाम्पल में डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, पीएन जंक्शन, ट्रांजिस्टर, ठीक है, जितने भी ट्रांजिस्टर हैं, जितने भी तरह के डायोड वाल्व या जंक्शन डायोड्स हैं, सब के सब नॉन ओमिक होते हैं, और नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए V और I के बीच ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगली हेडिंग हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे। इसको हम नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।